पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए और हम सब इंडियंस के लिए एंड काफी लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत दुख का दिन है। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी का 92 की एज में निधन हो गया। आपने कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम किया है, उन्हें जानते हैं पर्सनली आप। एज अ पर्सन कैसी थी आशा जी? हाँ जी सिमरन, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का जो दिन है वो बेहद ही दुखद है। और दुखद इसलिए है कि संगीत प्रेमियों के लिए सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो लोग हिंदुस्तानी संगीत को पसंद करते हैं उनके लिए ये बड़ा दुख का दिन है। और आशा भोसले जैसी लीजेंड आज हमारे बीच नहीं रही। ये दुख का विषय है। और मैं अपनी उन कुछ चुनिंदा यादों को उनके साथ जो मैंने भेंट की, मेरी मुलाकात रही, वो जब याद करता हूँ तो बहुत से ऐसे पहलू मेरे मन में आते हैं जो आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि ये कल की ही बात है। और एज ए पर्सन तो वो बहुत ही अच्छी थी, और बहुत अच्छी वो इस तरह से थी कि वो बिल्कुल खुले जैसे दिमाग से आदमी बात कर रहा है, खुले दिल से खुले मन से आपसे मिल रहा है, वो उस तरह की गायिका थी। और जो उनके मन में होता था वो उनके होठों पे रहता था। वो ऐसा कोई बनावटी व्यक्तित्व उनका नहीं था। जो मन में बात रहती थी वो कह देती थी, और उसी के सामने कहती थी जिसके लिए उनको कहना है। पीठ पीछे उनका कोई इस तरीके का, जैसे कि आजकल ये चलन है कि लोग पीठ पीछे क्या से क्या कह देते हैं। लेकिन वो जो कहती थी वो सामने कहती थी, और कहकर फिर उस बात को वो मन में नहीं रखती थी। फिर अगर आप उनसे मिल रहे हैं, अगर आप वो नाराज भी हुई हैं और फिर जब आप मिल रहे हैं तो फिर वो लगेगा कि यार वो तो कुछ बात ही नहीं हुई थी, जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल उसी ऐसा लगेगा कि जैसे आप बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और बड़े अच्छे तौर पे मिल रहे हैं। तो ये उनका जो व्यक्तित्व का जो एक हिस्सा था, ये सबसे अलग था। तो मैं समझता हूँ कि ये मिस कर रहे हैं हम लोग, ऐसे लोग, जी। गुणी लोग। जी। जी, उनके व्यक्तित्व की तारीफ हम सबने सुनी है। और जब ऐसे किसी इंसान को लेकर, ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर ऐसी कोई खबर आती है तो दुख होना बहुत जायज है। जब उनकी खबर आई कि उन्हें ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है मुंबई के, उसके बाद सुबह उनके निधन की खबर आई। जब जी आप लोगों ने और उनके जो क्लोज लोग हैं उन्होंने जब ये खबर सुनी तो रिएक्शन क्या था? देखिए, मुझे तो जब मैं मेरे पास ये समाचार आया तो मैं एक मीटिंग में था, और उसमें ये बताया गया जी। कि वो आशा जी का निधन हो गया। तो उसी में किसी और ने कहा कि आशा पारेख। तो फिर मुझे लगा कि शायद आशा पारिक क्यों होंगी। तो फिर मैंने कहा कि भाई उनसे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, और लास्ट में उनके घर पे उनके साथ मिला था तो उम्र हो गई थी, लेकिन वो ऐसी बीमार तो नहीं थी। ये बात हो रही थी, तब फिर एक न्यूज आई कि नहीं नहीं नहीं, वो इनका आशा भोसले की बात है। तो फिर मेरा जो पूरा रिएक्शन था वो बिल्कुल बदल गया। मैंने कहा आशा भोसले जी का, ओहो। तब ये पता लगा कि नहीं, उनको कल एडमिट किया गया था, और एकदम से बिल्कुल ये खबर आ गई। तो अम, बड़ा अजीब सा लगा। और फिर मतलब कुछ समय तक तो फिर मैंने वो मीटिंग फिर रोक भी दी। मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद फिर बात करते हैं। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे सबके लिए बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ थी, वैसे मेरे लिए भी थी। और मैं लगता हूँ कि अभी उसी दौर में फिर तमाम लोगों के फोन आने शुरू हो गए, कुछ न्यूज़पेपर्स वाले, मैगजीन्स वाले, चैनल्स वालों के साथ कुछ बातें हैं। तो अब ये ऐसे अवसर पे तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो समय होता है जब उनको हम अपने श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये सब जी। बातें तो जी। जी, राजीव जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था क्योंकि आशा जी का जो व्यक्तित्व था जैसे कि आपने बताया बहुत ही कैरिज्मेटिक था, बहुत ही अच्छा था। और अगर मैं स्टूडियो की बात करूं, जब रिकॉर्डिंग्स होती थी उनकी स्टूडियो में, उनका अप्रोच कैसा हुआ करता था? कोई ऐसा किस्सा जो आप बता पाए जो आपके जहन में बैठ गया उनके साथ का?
देखिए वो रिकॉर्डिंग का जो उनका अनुभव होता था वो इतनी सिंपल, या वो कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था। और मुझे जो अभी जो हाल फिलहाल का जो उनके रिकॉर्डिंग का जो उसकी एक कहानी मालूम है, वो ये है कि दिल्ली के ही हमारे मित्र, मैं कहूँगा उनको, वो म्यूजिक के बड़े अच्छे जानकार हैं, और मेरी एक पहले एक फिल्म में उन्होंने म्यूजिक भी दिया था मेरे लिए। तो वो जी वहाँ पे मुंबई गए, और एक फिल्म के लिए उनको रिकॉर्ड करना था, तो ये हुआ कि आशा भोसले जी ये गाना गाएंगी, तो उनके लिए भी ये नया अनुभव था। तो जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने फिर आशा जी से बात की, तो आशा जी ने पूछा भाई कौन है म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर भी कौन है। तो ये हुआ कि भाई ये दोनों दिल्ली के जी हैं। तो बोली कि अच्छा, तो मैं जरा देखूंगी, तो लिरिक्स भी उन्होंने देखा। प्रदीप हैं, उनका लिरिक्स था। तो और ये जो संगीतकार हमारे दिल्ली के थे वो राजीव त्यागी, तो वो थे। तो फिर वो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं धुन जरा उसका वो करना चाहूँ। फिर इन लोगों के साथ मीटिंग हुई तो वो बड़ी इंप्रेस हुई। वो बोले कि भाई इस तरह की धुन और आजकल के युवा लोग अगर बना रहे हैं, और जो प्रदीप ने लिखा था उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने बड़ी अच्छी पोइट्री लिखी है। तो अब ये कुछ साल पहले की बात है, तो इस एज में आकर भी वो उनका जो लगाव था कि भाई वो नए लोगों के लिरिक्स के लिए भी वो अगर उनको थोड़ा सा भी लगता था कि हाँ ये अच्छा है, इसमें लिटरेचर है, और कंपोजिशन के लिए भी वो ये उनको लगता था कि अगर इसमें कुछ नयापन है, तो वो तुरंत हाँ कर देती थी। तो ये तो उनका जी आखिर तक रहा। और पहले भी जो होता था, उन्होंने संघर्ष तो बहुत किया। आशा जी का अगर आप म्यूजिक करियर देखेंगे, तो जो संघर्ष उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि उतना संघर्ष लता मंगेशकर को भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि लता मंगेशकर ने शुरुआत के दिनों में जो संघर्ष किया, उसके बाद जब 49 में उनको एक बरसात और फिर वो महल के गीतों से एक मकबूलियत मिल गई, तो फिर उनका रास्ता तो फिर स्मूथ हो गया। लेकिन आशा भोसले जी के साथ ये था कि जब उनके साथ संघर्ष, जब शुरुआती वो था, वो तो था ही। उसके बाद वो 16 साल की उम्र में जब उन्होंने अपने मन से ही शादी कर ली, तो फिर उसके बाद वो चूंकि परिवार वाले उसके लिए तैयार नहीं थे, तो इस वजह से वो जो एक संघर्ष उनका शुरू हुआ, वो करीब 10 12 15 सालों तक चलता रहा। और उसके लिए फिर उनको जैसे आपकी बहन से भी आपकी प्रतिस्पर्धा है, और आपको मेन स्ट्रीम में भी आना है, फिर उनको बी ग्रेड की फिल्में मिलती थी। उस तरह के जो संगीतकार जिन जो उस समय टॉप उसमें थे, तो उसमें जो संघर्ष किया। लेकिन उस संघर्ष में अगर मुझे ये आपको बताना होगा कि उनकी गायकी कैसी रही, और उस यात्रा में क्या क्या पड़ाव उन्होंने हासिल किया, तो वो अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे वो आगे बढ़ी। जी ये इस पर भी हम आएंगे राजीव जी। जी लेकिन जैसा कि आपने बात कही कि नए जो सिंगर्स हैं, नए जनरेशन के जो सिंगर्स हैं, आशा जी उन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देती थी, इनफैक्ट उनकी मदद भी करती थी। लेकिन आशा जी की अगर हम करियर की बात करें तो उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। लेकिन अगर मैं आपकी बात पर्सनली करूं तो पर्सनली आपको उनका कौन सा गीत या उनका कौन सा कोई कॉम्पोजिशन है जो आपका मोस्ट फेवरेट हो? ऐसा कौन सा अचीवमेंट है उनका जिससे आपको लगता हो कि शायद ये किसी के पास ना हो? और उसके बाद जो आपका सवाल था, जो आप बताना चाह रहे थे कि कैसे वो आगे बढ़े, उस पर भी आ जाएंगे। हाँ, देखिए आशा जी के गीतों की जो लिस्ट है, जो वो तो काफी लंबी है। और आप अगर जी ये पूछती हैं कि आपकी पसंद के गीतों में किन किन गीतों का आप उल्लेख करना चाहेंगे, तो अब एकदम से जैसे अभी आपने पूछा, तो मुझे जो याद आ रहा है, तो एक तो वो बंदनी का एक गीत है, बिमल रॉय की वो फिल्म थी। और वो एस डी बर्मन का म्यूजिक था, शैलेंद्र के लिरिक्स थे। वो जो जी
भैया वाला जो गीत है ना, अब की बरस सावन में बाबुल जो भैया को बुलाए दे, वो वाला जो गीत है, वो तो इतना, मतलब वो कि उनके शुरुआती दिनों का वो गीत है, तो वो इतना हृदय स्पर्शी गीत है। और आशा भोसले की बाद में जो एक इमेज बनी, तो वो उससे बिल्कुल अलग, वो जो दर्द है और वो जो एक भाव जो हृदय में आया, जो पीड़ा है, तो उस पीड़ा को उन्होंने जिस तरह से उन शब्दों में अपने सुरों में ढाल के जो प्रस्तुत किया है, तो वो तो लगता ही नहीं कि वो, और ऐसा भी लगता है कि जैसे उस दर्द को उन्होंने भोगा है। तो ये बात तो जी मुझे, फिर उसके बाद आप तीसरी कसम फिल्म में उनका जो गीत था, पान खाए सैया हमारो, वो भोजपुरी टच जी ली हुई, वो शैलेंद्र की फिल्म थी जी तीसरी कसम। वो एक अलग अंदाज था जी उनका। वो जो एक विविधता, मैं समझता हूँ कि विविधता अगर फीमेल सिंगर्स में देखा जाए, तो सबसे अधिक विविधता के गाने आशा भोसले ने गाए, लता मंगेशकर से भी आगे। जी लता मंगेशकर से आगे जी वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि लता मंगेशकर ने अपने को, जो कैबरे या क्लब सॉन्ग हैं वो फिल्मों में, उससे उन्होंने एक दूरी बना रखी थी कि वो उस तरह का गीत नहीं गाएंगी। लेकिन उन गीतों में जी भी एक कलात्मकता और जो एक उन्मुक्त जो विचार शैली होती थी, वो कैसे सुरों में ढालकर उसको प्रस्तुत किया जाए, ये आशा भोसले की एक विशेषता थी। और ये उन्होंने सिद्ध किया। तो जी ये सारी की और जैसे गांव में नौटंकी वगैरह होता है, नाच वगैरह होता है, उस किस्म के गाने, ये तीसरी किस्म के गाने तो वही हैं। और तीसरी किस्म का ही एक, देखिए, दो अलग अलग शैली के गीत थे उसी में। एक गीत था लाली लाली डोलिया में, लाली रे दुल्हनिया। अब ये बिल्कुल बच्चे गा रहे हैं, उसमें मेन लीड सिंगर में वो आशा भोसले हैं, बाकी कोरस में बच्चे हैं। तो वो रंग आप देखें, और फिर पान खाए सैया हमारो, जैसे वो नौटंकी हो रही है वहां पे, एक गीत पेश हो रहा है, तो वो जो शैली है, तो वो एक ही फिल्म में उनके दो रूप दिखते हैं। तो इसी तरह से जब हम जी आगे बढ़ते हैं, तो और भी कई ऐसे गीत आते हैं जो बिल्कुल उनकी छवि, या जो प्रचलित जो छवि है, उससे अलग हटकर उनके गीत हैं, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। जी। जी। अ, एक सवाल मैं आपसे और आखिरी में पूछना चाहूंगी। आर डी बर्मन साहब का आपने जिक्र किया। आर डी बर्मन और लता मंगेशकर जी की अगर हम गानों की बात करें, माफ कीजिएगा, आशा भोसले की अगर हम गानों की बात करें, एक बहुत क्लासिक म्यूजिकल डुओ माना जाता था उस जमाने का। कैसे देखते हैं आप इस कोलैबोरेशन को, आर देखिए डी ऐसा बर्मन और आशा भोसले जी के कोलैबोरेशन को? देखिए ऐसा है कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय, इस समय में आशा भोसले के साथ लोग आर डी बर्मन साहब को तो याद कर रहे हैं या उनकी बातें पूछ रहे हैं, लेकिन आशा भोसले को आशा भोसले बनाने वाले जो संगीतकार थे, वो ओपी नैयर थे। और ओपी जी नैयर का अगर हिस्सा उनके जीवन से हटा दिया जाए, तो फिर वो जो बुलंदी और वो मेन स्ट्रीम में जो लेकर आए, वो ओपी नैयर थे। और ओपी नैयर ही वो जी संगीतकार थे जिन्होंने आशा भोसले को तब चांस दिया जब उनको कोई मेन स्ट्रीम तो छोड़िए, बी ग्रेड की फिल्मों के लिए भी उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसे समय में वो जी उनको मेन सिंगर बनाकर, और ओपी नैयर की एक और बात थी कि ये अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता मंगेशकर से एक भी गाना अपने पूरे करियर में नहीं गवाया, और उसके बाद में भी वो टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर रहे। और उसके जी बाद जब इन्होंने आशा भोसले को आगे बढ़ाया, तो एक तरह से एक ही परिवार में एक सिंगर, जो लता मंगेशकर इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी, उनके पैरेलल में अगर आशा भोसले को किसी ने खड़ा किया, तो वो ओपी नैयर ने किया। तो ओपी नैयर का जो जी बेस है, वो बेस तैयार किया हुआ ओपी नैयर का है। और वही दौर था जब फिल्म आई थी नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला थे, तो उसके जो गीत हैं वो ओपी नैयर के थे। और उसमें मेन जो सिंगर थी वो हीरोइन के लिए वो आशा भोसले थी। उड़ी जब जब जुल्फें तेरी, जी इस तरह के जो गीत हैं वो बड़े मशहूर हुए थे।
तो बी जी ग्रेड के सिंगर से या फिल्मों से ए ग्रेड में लाना और हीरोइन के लिए गाना गवाना, ये सिलसिला ओपी नैयर ने जो शुरू किया, तो उसके बाद तो वो जो हिंदी फिल्मों का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, फिफ्टीज का, सिक्सटीज का और सेवेंटीज का जो ये पीरियड था, तो उसमें आशा भोसले तो एक मेन सिंगर, और लता के पैरेलल में जिस तरीके से सामने आई, वो इसका क्रेडिट ओपी नैयर को जाएगा। और आपने बात आर डी बर्मन की, तो इसके बाद जो 70 का जब दौर शुरू हुआ, तो उसमें 70s में, 72 73 में जो फिर आर डी बर्मन के साथ इनका साथ हुआ, तो वो तो एक अनोखा, फिर वो एक अलग रंग था। उसमें आशा भोसले बिल्कुल अलग अंदाज में दिखती हैं। और विशेषकर जब वो देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का वो गीत है दम मारो दम, तो इस गीत ने तो जो तहलका मचाया, वो इतना था कि उस जमाने में जो गीतों की लोकप्रियता का जो मापदंड था, वो बिना का गीत माला हुआ जी करता था अमीन सयानी साहब का। तो बिना का गीत जी माला का उस साल का ये टॉप गीत था, पूरे साल का नंबर वन गीत था दम मारो दम। तो ये जी आर डी बर्मन और आशा भोसले का जो कॉम्बिनेशन था, उसने ये करिश्मा करके दिखाया है। और उसके बाद तो फिर आगे उन्होंने जितने भी संगे, और एक और जो इनके सिंगिंग में जो टर्न आया, अगर ओपी नैयर जी आर डी बर्मन, उसके बाद जो टर्न आया वो खयाम साहब ने दिया, और वो बेहतरीन था। जी पहले जब फिल्मों में गजलों के बारे में हम ये सुनते थे कि गजल गायन की बात होती, तो ये होता था कि मदन मोहन साहब की कंपोजिशन थी और लता मंगेशकर की आवाज थी। तो ये एक जी कॉम्बिनेशन माना जाता था, और ये माना जाता था कि जी लता से बढ़िया तो कोई गजल कम से कम फीमेल सिंगर में तो कोई नहीं गा सकता। लेकिन खयाम जब आए, तो खयाम ने उमराव जान के लिए जब आशा भोसले से गवाया, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, तो इस तरह के गजलों का जो दौर शुरू हुआ, तो वो आशा भोसले जिस पिच पे गाती थी, उससे नीचे लाकर जब खयाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वो इतना कामयाब हुआ कि उस फिल्म के उन गीतों के लिए, उमराव जान के लिए, खयाम साहब को भी और आशा भोसले को भी नेशनल अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी बात थी। बात है। और उसके बाद के वर्षों में तो फिर 95 में वो उस्ताद अली अकबर खां के साथ उनका एक एल्बम था, जो ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। ये बड़ी बात है कि जी हिंदुस्तान का कोई फिल्म का सिंगर ग्रैमी अवार्ड के लिए अगर वो नॉमिनेट होता, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये काम जी तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, वो वैश्विक गायिका थी आशा भोसले, और उस हिसाब से उन्होंने विश्व के जो अलग अलग संगीत के रंग हैं, जो सुर हैं, वो सब उन्होंने बिखेरा है। शंकर जयकिशन के लिए गाया, एस डी बर्मन के लिए, आर डी बर्मन के लिए, और चित्रगुप्त के लिए, और इवन अब इधर के उसमें देख लीजिए ए आर रहमान के साथ, तो उनके जो जी गाने हैं सुभाष घई के लिए। तो ये सारा जो करिश्मा है, और अभिनेत्रियों में भाई लेटेस्ट वो काजोल तक के लिए गा चुकी हैं, उसके बाद के भी जी पीढ़ी के लिए। तो ये तो उनका कैरियर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अंतिम समय में, जबकि लता मंगेशकर तो 2-3 साल पहले, फिर वो उनकी आवाज उस हिसाब से नहीं रही कि वो रिकॉर्ड कर सके गाना, लेकिन आशा जी के साथ ऐसा नहीं था। वो आखिर आखिर समय तक वो गाती रही, और वो कहती भी थी कि मेरी इच्छा है कि अगर मैं मरूं भी, तो मैं गाते हुए कुछ ना कुछ करते हुए ही मरूं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जी इच्छा एक तरह से ये पूरी हुई, वो बिल्कुल सक्रिय थी, एक्टिव थी। तो इस तरह से जी काम करते हुए जाना, और इस तरीके से विश्व के संगीत जी के फलक पे अपना नाम इस तरीके से ऊंचा करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और गिनीज में तो उनका नाम रहा ही है। और जी इस राजीव जी, तरीके से। हम जी राजीव जी, हम सब जानते हैं कि आशा भोसले एक ऐसी लेजेंडरी सिंगर हैं जिसने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है उन पर, और बाहर जाकर, जैसे कि आपने बताया, ग्रामी अवार्ड्स में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जी, ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक लाइन जो आप उनके ट्रिब्यूट में देना चाहें। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे दूं कि आज जिस गीत को हम बड़े प्राउड से, शौर्य से और देशभक्ति के लिए याद करते हैं, तो मैं ये बता दूं कि वो गीत जो है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
ये आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि ये ओरिजिनली गाना ये आशा भोसले गा रही थी, और इसकी रिहर्सल इन्होंने कर रखी थी, और इतनी रिहर्सल हो चुकी थी कि उसकी फाइनल रिकॉर्डिंग का भी तय कर लिया था। संगीतकार सी रामचंद्र थे, और इस गीत को लिखा था प्रदीप ने। और ये बात मुझे तो मालूम थी, मेरा अपना रिसर्च था तो मुझे मालूम था। तो मैं जब प्रदीप साहब को इंटरव्यू कर रहा था उस समय उनकी एज 80+ थी, और वो अपने घर में थे। तो जब मैंने इस गीत का प्रदीप साहब से जिक्र किया कि यह मेरे वतन के लोगों, ये तो आशा भोसले जी गा रही थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया। तो वो उनका स्टाइल था कि वो आधे लेटे हुए बात करते थे प्रदीप साहब, क्योंकि बड़े सीनियर मोस्ट थे ना वो, तो कवि प्रदीप। तो उनके घर पे मैं था यहाँ मुंबई में। तो जब मैंने ये बात कही तो वो उठ गए, बोले कि राजीव जी ये बताइए कि ये बात आपको कहाँ से पता लगी, ये बात किसी को नहीं मालूम है। ये मुझे मालूम है, श्री रामचंद्र को मालूम है, और आशा भोसले और लता मंगेशकर को मालूम है, और किसी को नहीं मालूम है। तो मैंने कहा कि सर मैं तो, मुझे पता लगा है और मैं तो आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो बोले कि हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो जी ये, अगर आप ये मान के चलिए, फिर बाद में कैसे हुआ, क्यों वो लता मंगेशकर को कैसे मिला, उसकी भी कहानी मुझे पूरी मालूम है। तो तो आज हम ये गीत आशा भोसले की आवाज में सुन रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग बूथ से वो जो भी उसके पीछे की कथा है वो सब मैं किसी और प्रोग्राम में आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो जी जी वो जी एक तरह से उनके हाथ से ये गीत छीना गया, और छीन के लता जी मंगेशकर को दिया गया, या लता मंगेशकर ने वो लिया। वो गाना उनसे छीनने वालों में लता मंगेशकर ही थी। और ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे जो साक्ष्य हैं, जो प्रूफ हैं, वो सब, और जिन लोगों से मैंने बात की, वो सारा कुछ है। तो ये अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर तो मुझे तो एकदम से याद आता है कि वो ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत ओरिजिनली आशा जी का था। और ठीक है, वो फाइनल जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी वो लता मंगेशकर ने रिकॉर्ड कर दिया वो गाना। तो एनीवे, लेकिन फिर भी जो एक गीत मुझे याद आ रहा है, वो ओपी नैयर के म्यूजिक डायरेक्शन में उनका अंतिम गीत था, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी अनाउंस हुआ था, लेकिन वो जी अवार्ड लेने की नहीं थी। तो उनके बिहाफ में ओपी नैयर ने वो अवार्ड लिया था, चैन से मुझको जी आपने जीने ना दिया। तो हम्म, अब चैन से आशा भोसले ने जीने नहीं दिया, नहीं दिया, लेकिन ये तो तय है कि आज और आज के बाद से आशा भोसले के जो गीत हैं वो हम सबको चैन देंगे, सुकून देंगे, शांति देंगे। और जब जब हम उनको सुनेंगे तो हमें उस संघर्ष की याद आएगी जो आशा भोसले ने किया। और अपने कैरियर के आगे के दिनों में भी उन्होंने जैसे जैसे संघर्ष करके अपने को तराशा है, चाहे वो ओपी नैयर का जी फेज रहा हो, चाहे आर डी बर्मन का फेज रहा हो, और उसके बाद खयाम साहब का फेज रहा हो, फिर बाद में ए आर जी रहमान के साथ उन्होंने गाया। तो ये पूरा एक संघर्ष की गाथा है। और इस संघर्ष से जो तराश के जो सोना निकला है, वो उसका नाम है आशा भोसले। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। आशा जी एक ऐसी सिंगर थी, बहुत ही लेजेंडरी। उनकी उनका म्यूजिक जितना ज्यादा फेमस था, उतनी ही मुश्किल उनकी पर्सनल लाइफ रही। पहले चाहे जी उनकी पहली शादी टूटना हो, फिर अ, जी और उनका जो दूसरा रिश्ता था, उसके बाद पारिवारिक जो संघर्ष उन्हें फेस करना पड़ा, लेकिन उन सब के बाद भी आशा जी एक हीरे की तरह उभर के बाहर आई। और जी उनकी जो ये म्यूजिकल लेगेसी है, वो हम सबको याद रहेगी। जी जी जी। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।